हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी कॉर्नर में। आज हम चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बोहर्स मॉडल की तरफ। तो नील्स बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या क्या बताया। एक्चुअल में रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसी का ही एक्सपेंशन हम इसको कह सकते हैं ना। रदरफोर्ड ने इससे पहले बता दिया था कि किसी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ पर। इस सर्कुलर पाथ को ही नाम दिया गया क्या, ऑर्बिट। क्या नाम दिया गया बेटा, ऑर्बिट। बाद में इसी को फिर सेल कहा जाने लगा, सेल। ठीक है। बोहर ने उसके बाद में बताया कि ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट या सेल्स हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, है ना। बोहर ने यह भी बताया कि इन ऑर्बिट्स की एनर्जी और इनकी रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, उसी के लिए आज हम फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ेंगे और उसी के बेस पर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट की। बोहर्स ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा गया था, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इसने जो फॉर्मूला दिया उसको हम देख लेते हैं क्या होता है। किसी बोहर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या हो सकती है। तो उसने बेटा फॉर्मूला दिया -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये जो इसने फॉर्मूला दिया था इसमें जो एनर्जी आती है ये जूल में आती है, जूल पर एटम भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एन और जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये जो आपका जेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। जी हाँ, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, ये 1। और ये जो एन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को, ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर। ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर कोई सेकंड ऑर्बिट में है तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, तो ये वैल्यू आपको हो जाती है बेटा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला एक ही है, बस यूनिट का फर्क है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमको जूल में चाहिए तो हम -2.18 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं बेटा, एनर्जी जो है वो माइनस में यहाँ पे दी गई है। ठीक है, माइनस का साइन हमको बहुत ध्यान से देखना है, निगेटिव में दी गई है। इसका मतलब होता है किसी एटम के अंदर किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कम होती है। कम होने से मतलब है जब वो कभी फ्री स्टेट में रहा होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहा होगा न्यूक्लियस से, तब उसकी एनर्जी कितनी मानी जाती है बेटा, जीरो मानी जाती है। जीरो मानी जाती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, या हम कह सकते हैं कि जब वो एटम में प्रेजेंट नहीं है, एटम से बाहर। लेकिन जब वो एटम के अंदर आता है और जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आता रहता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम होती रहती है। इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन बताया गया है। तो ये नेगेटिव का साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कम होती है एटम के अंदर। किससे कम होती है, जब वो फ्री स्टेट में था उससे कम होती है। ठीक है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब आपको कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो किसी एटम से, ठीक है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड या थर्ड, इससे किस आपके ऑर्बिट से, अगर आपको बेटा यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, ठीक है, तो आपको फिर उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ जाएगी। अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो यही जो हमारे साइन है ये माइनस के क्या हो जाएंगे बेटा, ये प्लस में हो जाएंगे फिर आपके साइन। ठीक है। चलिए, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुए। उसके बाद फिर बात करते हैं रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करने के लिए भी इसने एक फॉर्मूला दिया बेटा, और ये फॉर्मूला होता है 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये वैल्यू आपकी आती है पिकोमीटर में। ठीक है, ये वैल्यू किसमें आती है, पिकोमीटर। चलिए फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने कहा बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बस वैल्यू पुट करके सोल्व करके चुटकी में इसका आंसर आ जाना है। बस हमको फॉर्मूला सही से पता हो और जो वैल्यू पुट करनी है वो सही से पता हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 16 क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं।
द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी इतनी होती है। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी, तो यानी कि हमको फाइंड करना है n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट के लिए। और क्योंकि हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हमको दिया हुआ है बेटा हाइड्रोजन एटम, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जानी है, 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाना है यहाँ पे 1। तो चलिए पहले सोल्व कर लेते हैं फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इसमें हमको फाइंड करनी है एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5। तो ये आपका हो जाएगा बेटा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 25 से, तो ये वैल्यू आपकी आएगी बेटा 0.087 इंटू 10⁻⁻18 माइनस में। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो आपका -8.7 इंटू 10⁻⁻20 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। और ये आपकी एनर्जी आएगी बेटा जूल में। ठीक है, ये आपकी एनर्जी आएगी जूल में। चलिए अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट की फिर से बात की जा रही है, लेकिन इस बार हमको क्या फाइंड करना है बेटा, रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, रेडियस फाइंड करनी है। n इज इक्वल टू 5 हमारे पास फिर से है, तो सेकंड वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। ठीक, रेडियस का फॉर्मूला क्या है बेटा, 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड तो फिर से 1 हो जाना है, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये वैल्यू आपकी आएगी 13225 पिकोमीटर। ठीक है, आपका पिकोमीटर में हो सकता है, आपको ऑप्शन अगर दिए हो वो नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में भी हो सकते हैं, तो हम उसको फिर बाद में चेंज कर लेंगे। जैसे अगर आपको नैनोमीटर में चेंज करना है तो 10⁻³ से आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1.3225 नैनोमीटर, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो यूनिट कन्वर्जन भी हमको आना चाहिए, हो सकता है हमसे आंसर किसी दूसरी यूनिट में पूछा गया हो। चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहा गया है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मैंने आपसे कहा था बेटा जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड की बात करेंगे, ठीक है, तो आयनाइज द हाइड्रोजन एटम। आयनाइज होने से मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, उसको आयंस बनाने, आयन की फॉर्म में बनाना है। तो आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम इसको किसमें दिखाते हैं बेटा, पॉजिटिव में दिखाते हैं। हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज फिफ्थ ऑर्बिट, फिर से फिफ्थ ऑर्बिट की बात हो रही है, तो यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5। और क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या हो जानी है 1। कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से भी हमको इसको क्या करना है, कंपेयर करके बताना है। तो सबसे पहली बात तो आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है बेटा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, तो किसी भी गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दूं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दूं, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब हमने इसको क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। और इसी प्रोसेस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हम इसको बोलते हैं। तो बेटा हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट है, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, यानी कि n इज इक्वल टू 1, उसकी एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी कितनी होती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो इक्वल क्या आ जाएगा बेटा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक, फर्स्ट ऑर्बिट में। अब उस इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कराना है, ध्यान से देखना बेटा, अगर उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी आपकी। यानी कि यही हाइड्रोजन एटम की क्या हुई, हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई। ठीक, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये कितना हो जाएगा आपका 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। यानी कि हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट है
n इज इक्वल टू 1, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए आपको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, ये तो बात हुई हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अब हम बात कर लेते हैं जो हमको वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई फिफ्थ ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है भैया, अभी तो हमने सोल्व किया था यार, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो आप, ये अपने फिफ्थ ऑर्बिट में तो फाइंड किया था, n इज इक्वल टू 5, एनर्जी कितनी आई थी हमारी -8.7 इंटू 10⁻⁻20 माइनस, अगर मैं बात करूं फिफ्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी है, मैं इसको E5 से अगर रिप्रेजेंट करूं, आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड तो 1 है, एन स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25, 5 का स्क्वायर, और इसको हमने डिवाइड करके वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 8.7 इंटू 10⁻⁻20, ये आई थी हमारे पास में सोल्व करके। ठीक है, तो आपको पता है अभी ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी है, हमको चाहिए एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, राइटिंग कुछ ज्यादा ही गंदा आ रहा है ना, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो किस में आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव में आ जाएगी, +8.7 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ये आपका आंसर जूल में आ जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये है बेटा आपका 10⁻⁻18 और ये आपका 10⁻⁻20, कौन सी वैल्यू कम है, कौन सी वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम है ना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट, इसका मतलब क्या हुआ कि फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओगे तो उसके कंपेरिजन में फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, है ना। ये बात मैं आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ बेटा, ये हमारे पास में न्यूक्लियस हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपका सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ और ये आपका फिफ्थ ऑर्बिट। आप खुद ही बता दो बेटा, ये आपका n इक्वल फिफ्थ ऑर्बिट है और ये आपका n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट है, कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा आसान है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा आसान है, ये न्यूक्लियस से काफी दूर है, जबकि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तो आप, मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।